हेलो फ्रेंड्स, जीरो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। जो हम आईपीसी की सीरीज कर रहे हैं, अब हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ के चलेंगे हम चैप्टर 9 ए की तरफ। जो अब तक हमने किया है वो हमने किया है टोटल चैप्टर 9। अब तक हम टोटल चैप्टर कर चुके हैं चैप्टर 9। यानी कि हमने इंडेक्स के साथ साथ चैप्टर 1 से लेके 9 तक कवर कर लिया है। तो क्या करेंगे, जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देख रखे हैं वो पहले ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं जाके। जब भी आप हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं तो प्लीज आप अपना एक्ट अपने साथ रखिए। तो अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज आपको लगती है तो आप अपने एक्ट में उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे वो चैप्टर 9 ए आएगा। ठीक है। चैप्टर 9 ए जो आएगा वो किससे संबंधित है? निर्वाचन संबंधी अपराधों से रिलेटेड। ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू इलेक्शंस। इलेक्शन से रिलेटेड है। तो कहाँ से कहाँ तक आता है? ये आता है हमारा 171 ए से लेके आई तक। ए से लेके आई तक ये सारे सेक्शंस कवर करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो इसमें कितने सेक्शंस हैं? इसमें सेक्शन है टोटल 9 सेक्शन कवर कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इस अध्याय को, यानी कि जो हमारा चैप्टर 9 ए है, इसको भारत सरकार का अधिनियम था 1919 उसकी रिपोर्ट पर देने के लिए जो नियुक्त की गई थी संयुक्त प्रवर समिति, उसकी सिफारिश पर भारतीय निर्वाचन अपराध व जांच अधिनियम 1920 के द्वारा भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया। यानी कि हमारी आईपीसी में इसको शामिल किया गया था। कब से किया गया था? ये जो अधिनियम आया था उसके बाद से इसको शामिल किया गया था। ठीक है। फिर बात करते हैं इस अध्याय की। तो इस अध्याय की जो धारा है 171 ए से लेके आई तक कहाँ कहाँ पर लागू होती है? विधायी निकायों पर होती है, महानगर परिषदों पर लागू होती है, नगर पालिका जिला बोर्डों पर लागू होती है, पंचायतों पर और अन्य सामान्य लोक निकायों पर इसको लागू किया जाता है। क्योंकि जो इलेक्शन होते हैं वो यहाँ से रिलेटेड तो होते हैं। तो किससे कहाँ पे लागू होंगे? ये जो प्रोविजंस दे रखे हैं वहां पे इनको लागू किया जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन की। जो सेक्शन है हमारा 171 ए, क्या बोल रहा है ये हमको? यहाँ पे बताई गई है हमको डेफिनेशन। डेफिनेशन किससे रिलेटेड है? डेफिनेशन रिलेटेड है अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार की परिभाषा। अभ्यर्थी कौन होता है? अभ्यर्थी होता है हमारा कैंडिडेट। और इसके बाद कौन आता है? इलेक्टोरल राइट। सबसे पहले आता है हमारा अभ्यर्थी जिसको हम कैंडिडेट बोलते हैं, और निर्वाचन अधिकार का मतलब होता है इलेक्टोरल राइट। ठीक है। ये बात हमको 171 ए में बताई गई है। तो सबसे पहले बोलते हैं अभ्यर्थी कौन होता है। अभ्यर्थी कौन होता है? तो अभ्यर्थी वो व्यक्ति होता है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया हो। मतलब उसको क्या किया गया हो? कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेटेड किया गया हो। ठीक है। फिर आता है हमारा निर्वाचन का अधिकार, यानी कि इलेक्टोरल राइट क्या होता है। बेसिकली अगर इस सेक्शन का, इस निर्वाचन अधिकार का अगर हम मतलब देखते हैं तो वोट लेने व देने का अधिकार इसमें शामिल होता है। तो अगर हम एक्ट की लैंग्वेज को कवर करते हुए देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है कि निर्वाचन में, यानी कि इलेक्शन में अभ्यर्थी के रूप में, कैंडिडेट के रूप में खड़े होने या न खड़े होने का अधिकार, या नाम वापस लेने का अधिकार, मत देने या मत देने से विरत रहने का अधिकार। मत देने से विरत रहने का अधिकार क्या हो गया? मतलब वो वोट नहीं दे सकता। ये वाला कोई जो भी अधिकार होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ के हम चलेंगे 171 बी पर। तो 171 बी क्या बोल रहा है हमको? 171 बी हमको बोल रहा है कि रिश्वत क्या होती है। रिश्वत क्या होती है कि जो कोई भी व्यक्ति होगा किसी अन्य व्यक्ति को इसलिए परितोषण देता है। परितोषण का क्या मतलब हो गया? ग्रेटिफिकेशन। मतलब उसको कोई लाभ देता है कि वह किसी अन्य व्यक्ति को निर्वाचन का अधिकार देने को उत्प्रेरित करे। ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति को, मतलब एक व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति को इसलिए परितोषण देता है, लाभ देता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति को जो उसका निर्वाचन का अधिकार है उसको देने के लिए उत्प्रेरित करे,
इसलिए इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, मतलब उसके कहने के अनुसार उसने ऐसा अधिकार का प्रयोग कर लिया। स्वयं अपने या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार का प्रयोग में लाने, उत्प्रेरित करने या इसका प्रयत्न करने के लिए इनाम देता है। या तो वह स्वयं के लिए ऐसा करवा सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के लिए ऐसा करवा सकता है। ठीक है, तो रिश्वत क्या हो सकती है? रिश्वत हो सकती है प्रस्ताव इज इक्वल टू सहमति, प्रपोजल हो गया, कंसेंट हो गई, और क्या हो गया इसमें? परितोषण हो गया, यानी कि लाभ हो गया इसका। ठीक है, फिर इसका अपवाद भी होता है। अपवाद क्या आता है? अपवाद आता है लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन। ठीक है, ये किसने बोला हमको? ये बोला हमको 171 बी में। तो इसके अपवाद में ये बोला कि अगर कोई लोक नीति की घोषणा की गई हो या लोक कार्यवाही का कोई वचन दिया गया हो तो उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम 171 बी में रिश्वत को पढ़ लेते हैं तो उसके साथ हमको सबसे पहले 171 ई को पढ़ना चाहिए। तो 171 ई क्या बोलता है हमको? रिश्वत का दंड। तो रिश्वत का दंड क्या होगा? 1 वर्ष तक का कठिन और सादा कारावास या जुर्माने दोनों से दंडित किया जाएगा। और सत्कार के रूप में रिश्वत दी गई हो तो केवल दंड कैसा होगा? जुर्माने का होगा। सत्कार से क्या तात्पर्य होता है? सत्कार से तात्पर्य होता है कोई परितोषक दिया गया हो, कोई खाद्य सामग्री दी गई हो, कोई पेय पदार्थ दिया गया हो, शराब की बोतल वगैरह देते थे ना कई लोग। ठीक है, और मनोरंजन मतलब कहीं जाने का, कोई रिसोर्ट वगैरह का टिकट दे दिया हो, जैसे बाली का ट्रिप दे दिया, उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, या किसी तरीके का रसद वगैरह दे दी, तो वो क्या हो गया? अगर इस तरीके का कोई सत्कार रूप दिया जाता है रिश्वत के रूप में, तो वहां पे जो दंड होगा वो केवल जुर्माने का होगा। ठीक है, ये हमने 171 ई को देखा, जिसको हमको किसके संग पढ़ना चाहिए? हमेशा 171 बी के साथ में, बीई आप इसके ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे 171 सी। 171 सी क्या बोल रहा है हमको? निर्वाचनों में असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। क्या होता है? ये हमने असम्यक असर को कहीं और पे भी पढ़ रखा है। कहाँ पढ़ रखा है हमने? असम्यक असर को हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्या होता है? निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छा हस्तक्षेप करना या इसका प्रयत्न करता है। तो वो क्या करता है? असम्यक असर डालता है। कैसे? अभ्यर्थी, मतदाता, इनसे हितबद्ध व्यक्ति को कोई क्षति या धमकी देता है, या अभ्यर्थी या मतदाता या हितबद्ध व्यक्ति ऐसे बोलता है देवी प्रसाद या आध्यात्मिक परिनिंदा का भाजन होगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? कि जो अभ्यर्थी होता है वो क्या करता है? मतदाता जो होता है उसको, या उससे कोई हितबद्ध व्यक्ति है उसको क्या करता है? क्षति की धमकी देता है कि भाई इस तरीके का काम करो नहीं तो क्या किया जाएगा? तुम्हें मारा जाएगा, या तुम्हारे से जो हितबद्ध व्यक्ति होगा उसको कोई क्षति कारित की जाएगी। या फिर क्या करता है कैंडिडेट? जो मतदाता होता है उसको, या ऐसे बोलता है कि या तो वो मतदाता खुद या फिर उससे हितबद्ध व्यक्ति, वो सब क्या हो जाएंगे? देवी प्रसाद आध्यात्मिक परिनिंदा के भाजन, मतलब ऐसा कोई, मतलब कोई देवी आपदा होगी उसका शिकार हो जाएंगे, इस तरीके की कोई बात करते हैं उसको। तो इन दोनों पॉइंट से तात्पर्य ये हो गया कि मतदाता के निर्वाचन अधिकार का निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप। ये एक मतदाता होता है, उसको, मतदाता को क्या होता है? आर्टिकल 21 में भी मत देने का अधिकार दे रखा है। ठीक है, तो उसको क्या होता है? एक वयस्क वयस्क जो व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको क्या होता है? अधिकार होता है। किस तरीके का अधिकार होता है? मत देने का अधिकार। तो अगर उसके मत देने के अधिकार में किसी तरीके का हस्तक्षेप किया जाता है तो वो यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, सेम बात जो हमने पहले 171 ई में पढ़ी थी वही बात यहाँ पे भी बोल रहा है कि जो लोक नीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन इसमें शामिल नहीं होता है। अब आता है हमारा 171 डी। 171 डी क्या बोल रहा है हमको? ये हमको बोल रहा है निर्वाचनों में प्रतिरूपण, यानी कि पर्सोनेशन एट इलेक्शंस। तो क्या होगा कि जो कोई भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वो व्यक्ति जीवित हो या मृत हो, या कल्पित नाम मात्र से मत पत्र के आवेदन का मत देता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, ये क्या करता है? बी नाम का व्यक्ति है, इसके क्या करता है? इसका मत देता है। ठीक है, या फिर या तो ये व्यक्ति जीवित होगा या फिर ये व्यक्ति मर गया होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देता है, इसके अकॉर्डिंग मत देता है, या किसी कल्पित नाम से मत पत्र का आवेदन करता है, और एक बार मत देने के बाद उसी निर्वाचन में अपने नाम से मत पत्र के लिए आवेदन करता है। मतलब इस व्यक्ति ने क्या किया? एक बार मत दे दिया,
वोट डाल के आ गया एक बार, फिर दोबारा क्या करता है, वोट डालने जाने का काम करता है कि भाई मैं दोबारा वोट डालूंगा, मैंने तो वोट डाला ही नहीं है। अगर ऐसा करता है तो जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, इस तरीके का अगर अपैटमेंट करता है, इसको किसको मत देने के संबंध में, या उपाप्त करता है या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है, ऐसा करा जाता है। क्या कर रहा है ये, यहाँ पे प्रतिरूपण ही तो कर रहा है, मतलब दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिला रहा है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने अभी तक वोट नहीं दिया। उदाहरण देख लीजिए इसका, कि ये व्यक्ति इसकी तरफ से इसने वोट दे दिया, परंतु ये एक दूसरा व्यक्ति है, ये जाता है कि मैं ये ए हूँ, जबकि ये है बी, परंतु ये बोलता है मैं ए हूँ और मैंने वोट नहीं दिया। पूरी कोशिश से ये कर देता है कि भाई प्रतिरूपण कर लेता है कि भाई मैं तो ऐसा किया ही नहीं, मैंने तो वोट डाला ही नहीं, मैं ए नाम का व्यक्ति हूँ, मैंने अभी तक वोट नहीं डाला है। इसका पूरा प्रतिरूपण कर सकता है। कैसे, संकेतों के माध्यम से, या जिस तरीके की क्रिया ये करता है, या कोई अपना नकली वोटर आईडी वगैरह बना के ले गया, तो इस तरीके की अगर हरकत करके वो इस तरीके का काम करता है, तो वो क्या करता है, निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। ठीक है, तो इसका एक अपवाद भी है। ये अपराध क्या बोल रहा है कि इस धारा की कोई भी बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो किसके रूप में, प्रॉक्सी, परोक्षी के रूप में मत देने के लिए विधि के द्वारा प्राधिकृत। परोक्षी क्या होता है, परोक्षी होता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी मतलब हो गया, आपने स्कूल में पढ़ा होगा ना, प्रॉक्सी पीरियड लग गया, उसकी जगह कोई और आ गया। तो अगर विधि के द्वारा इस तरीके का कोई प्राधिकृत व्यक्ति किया गया है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की जगह वोट दे सकता है, अगर विधि ने इस तरीके से कोई प्राधिकृत किया हो, तो वो यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो कौन होगा ऐसा व्यक्ति, वो होगा जो निर्वाचक विधि संशोधक अधिनियम 2003 के द्वारा इस बात को इसमें शामिल किया गया है। 171 ये अभी हमने देख ही लिया था, जब हमने 171 भी देखा था उसके साथ हमने देखा था 171 बी में हमको दे रखी है रिश्वत, और रिश्वत का दंड हमको दे रखा है ई में। ठीक है, अब आता है 171 एफ। तो एफ हमको बोल रहा है कि निर्वाचनों में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड। कैसा होगा, प्रतिरूपण के लिए दंड होगा 1 वर्ष तक का कठिन सादा कारावास या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर निर्वाचन के सिलसिले में अगर कोई मिथ्या कथन करता है, तो उसको जो दंड दिया जाएगा वो केवल होगा जुर्माने का। फिर आता है 171H, जो हमको बोल रहा है निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संध्याय। अगर इस तरीके का कोई अवैध संध्याय किया जाता है, तो जुर्माना जो कि 500 रुपए तक का होगा, उससे दंडित किया जाएगा। फिर आता है 171I, जो हमको बोलता है निर्वाचन रेखा रखने में असफलता होगी तो 500 रुपए तक का जुर्माना होगा और दंडित किया जाएगा। क्या हम इनको वन लाइनर से याद कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इनको केवल वन लाइनर के थ्रू कवर कर सकते हैं, इनको हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सेक्शन थे चैप्टर 9A के, जो कि थे इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड कहां से कहां तक थे, 171 ए से लेके और आई तक थे। पेन ही टेढ़ा चल रहा है यहाँ पे, तो इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर आप लोगों के समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है कि चैप्टर 9A है, इलेक्शन से रिलेटेड है, 171A से लेके आई तक है, केवल हमारे 9 सेक्शन कवर कर रहा है। कितने सेक्शन? 9 सेक्शन कवर कर रहा है। ठीक है, अगर इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं तो आते हैं हमारे 171A हो गया हमारा, और बी हो गया, बी को कवर करते हुए ई हो गया। ठीक है, फिर वो जो प्रतिरूपण वाला था, कौन सा था प्रतिरूपण वाला सेक्शन? प्रतिरूपण वाला सेक्शन था हमारा डी। 171 जो डी है वो भी इसका एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ठीक है, तो इसके ये इम्पोर्टेंट सेक्शंस हो गए। और ये हमारे जो लास्ट वाले सेक्शंस हैं, क्या हम इनको वन लाइनर के थ्रू लर्न कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इनको वन लाइनर के थ्रू लर्न किया जा सकता है। आप इनके छोटे छोटे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, जैसे कि निर्वाचन रेखा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आप अवैध संदाय कीवर्ड निकाल सकते हैं, यहाँ पे मिथ्या कथन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता तो है कि जो हम चैप्टर 9A पढ़ रहे हैं वो निर्वाचन के संबंध में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम ये छोटे छोटे कीवर्ड निकाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया रिश्वत का दंड, और फिर जो हमको करना था यहाँ पे आ गया प्रतिरूपण। ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा असम्यक असर, यहाँ पे तो हमारी रिश्वत है ही, और जो सबसे पहला पॉइंट था वो था हमारा अभ्यर्थी और निर्वाचन के अधिकार की परिभाषा। तो ये जो चैप्टर देखा हमने
वो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, केवल 9 सेक्शन कवर कर रहा था। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। और इसी तरीके से आगे के हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, उसको भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए डीलो जंक्शन के साथ। ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिसका हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, डीलो करके चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं, जिसका भी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो थैंक यू सो मच।